हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं झनक की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही होती है। पराशर जो होता है वो काफ़ी टेंशन में आ जाता है। वो बोलता है पता नहीं क्या हो गया और ये कब से क्या बड़बड़ की जा रही है। जहाँ पे झनक बार बार बोलती है कि प्लीज़ मुखिया जी मुझे बचा लीजिए, मैं अपने प्राण त्याग दूँगी, प्लीज़ मुखिया जी। तभी पराशर बोलता है हमको तो बहुत डर लग रहा है, एक तो इसके पति का नंबर भी नहीं लग रहा है। काम करो वीर और मंगल, तुम लोग गांव के लिए शहर के लिए निकलो और हम तुमको पैसा देते हैं और जाके वहाँ पे शहरी बाबू का घर पता करो और बताओ जनक बिटिया की हालत बहुत गंभीर है। लेकिन वो लोग बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं कहाँ पे घर है। तो यहाँ पे पराशर बोलता है पागल हो क्या एकदम से, तुम लोग बताया तो था, हमने एड्रेस भी पता किया था, हम लोग जाने ही वाले थे, याद आया। वो एड्रेस पे जाओ, शहरी बाबू का घर मिलेगा और उनको बहुत बताओ उनका नंबर लग नहीं पा रहा है। अगर वो इस हालत में देखेंगे बिटिया को तो अच्छा नहीं लगेगा। हम उनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और बोलो जब ही आए वो तो गाड़ी से आए, क्योंकि फिर बिटिया को अगर लेके जाना पड़ा तो, और जल्दी जल्दी करो जो भी करना है। तभी यहाँ पे वो प्रकाश को भी बोलते प्रकाश तुम फटाफट गाड़ी का अरेंजमेंट करो, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। प्रकाश बोलता है लेकिन हॉस्पिटल तो बहुत दूर है। पराशर बोलता है कुछ भी करना है लेकिन हमें अपने बेटा को बचाना है, हम उसको ऐसे नहीं देख सकते। दामू एक काम करो, तुम हमारे ही साथ रहोगे लेकिन तुम गाड़ी और अस्पताल दोनों का व्यवस्था करो, हमें जल्द से जल्द लेके झनक को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे ऋषि जो होता है वो अर्शी को वह अदिति को लेके आता है और वह बोलता है कि अदिति चलो, घर वाले तुमसे मिलना चाहते हैं। अदिति थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती है बट ऋषि के कहने पे वो किसी तरह घर आ जाती है। और जैसे ऋषि उसे घर लेके आता है वह अपनी माँ, बड़ों माँ और सबको आवाज़ देता है काकी माँ आओ देखो, मैं अदिति को लेके आया हूँ, साथ में आप लोगों से मिलने आई है। उसके बाद ऋषि की माँ जो थी तनुश्री जाती है और वह फटाक से अदिति को गले लगाती है और वो बोलती है बेटा तुम कैसी हो, अच्छी हो कि नहीं शक्ति। तभी यहाँ पे अदिति बोलती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद यहाँ पे उसकी माँ बोलती है बेटा मुझे पता है जो हुआ है बहुत गलत हुआ, उससे तुम काफ़ी डिस्टर्ब हो, लेकिन हम चाहते थे कि तुम एक बार आओ, हम तुम्हें देखें, तुमसे बात करें, कैसी हो कैसी नहीं हो पता चलेगा हमको भी। अदिति बोलती है ऋषि बहुत ज़िद कर रहा था, आप लोग मुझसे मिलना चाहते इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई और बस इसीलिए मुझे आना पड़ा। उसके बाद घर के सभी लोग एक एक करके ऋषि से अदिति से मिलने आते हैं और उसे हाय हेलो करते हैं। तभी उसकी छोटी काकी बोलती है चलो अच्छा हो तुम आए। यहाँ पे जेठू बोलते हैं और बेटा कैसी हो। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है कैसी होंगी ऐसी हालत में, और आपको तो सब पता है, फिर मैं क्या ही आंसर मेरा क्या होगा ये भी आपको अच्छे से पता है। ये सुनकर तनुश्री को थोड़ा सा अटपटा लगता है, उसको लगता है कि अरे अदिति किस तरह से जवाब दे रही। जेठू बोलते हैं हाँ पता है कैसा लगता है और मुझे पता है क्या जवाब होगा, लेकिन फिर भी बेटा मुझे तुमसे जानना है, पहले से थोड़ा भी ठीक लग रहा है कि नहीं। अदिति बोलती है ज़रा भी नहीं, ऐसा लगता है कि मैं वो वाली अदिति रही ही नहीं, मेरे साथ मेरे ही घर में और कुछ अलग ही हो गया मेरी शादी के दिन, जिसे भुलाए भी नहीं भूल सकती हूँ मैं। ये सुनकर तो ऋषि की माँ को भी यानी तनुश्री को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सभी लोग जो थे खामोश होते हैं। अदिति जो होती है वो बोलती है कि मुझे आप लोगों से कोई भी शिकायत नहीं है, बस हो सकता है कि मेरा बिहेवियर आप लोग को थोड़ा सही ना लगे। तभी पुतुल आती है और वो पूछती है अदिति से कि अदिति कैसा रहा तुम्हारा सब कुछ, अभी कॉलेज वगैरह जाना स्टार्ट की कि नहीं था। अदिति बोलती नहीं नहीं कल से जाऊँगी मैं, ठीक हो पुतुल दीदी आप कैसे। छोटी काकी बोलती है अदिति हमें दिल से बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारी शादी जैसे नहीं हुई, बिकॉज हम तो तुम्हें कब से अपनी बहू बनाने के लिए रेडी हैं कि तुम कब आओगे। ऋषि तो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है बट पता नहीं क्या हो गया इसके वजह से। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है जो हुआ है सच हुआ है, ऋषि ने मुझसे झूठ बोला था और एटलीस्ट मुझे सच का पता चला है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जेठू जो उनकी वाइफ होती है वो बोलती हैं कि वो सब तो ठीक है लेकिन फिर भी तुमको क्या लगता है कि ऋषि ऐसा कुछ कर सकता है। देखो बेटा ऋषि की कोई गलती नहीं है, तुम्हें समझना पड़ेगा इस बात को, और वो बहुत ईमानदार है और वो तुमसे बहुत ही प्यार करता है। हम तो सोच रहे थे कि एक बार तुम्हारे मम्मी पापा से भी बात कर ले, एक बार बुला ले और उनसे इस बारे में बात करके फिर हम आगे का सब कुछ करें। तभी अदिति को गुस्सा आ जाता है, बोलती क्या बात करने वाले हो आप लोग मम्मी पापा से और क्या। तभी यहाँ पे उसके यहाँ बोलती बेटा तुम लोग की शादी तो होनी ही है ना, मैं उसके बारे में बोल रही थी। दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे नूतन ज्योति वो हार मान जाती है और उसके आंखों से आंसू आने लगते, रोने लगते। लेकिन तभी रानी समझाती है देख नूतन तू ऐसे हार नहीं मान सकती, ठीक है तुझे पूजा सब कुछ अच्छे से करना पड़ेगा ताकि झनक बेटिया का स्वास्थ्य अच्छा हो, और तू ऐसे अगर बार बार रोएगी तो
तभी नूतन बोलती मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, वो क्या क्या बड़बड़ा रही है, अपने ससुराल वालों का नाम क्यों ले रही है, उनसे इतना इसको लगाव हो गया है कि उनका ही नाम ले रही है, सबसे माफ़ी क्यों मांग रही है, सखी बताओ ना सब कुछ ठीक है ना। तभी यहाँ पे रानी बोलती हाँ नूतन सब कुछ ठीक है, तो बेवजह इतना चिंता करे, पंडित जी शुभ कार्य करा रहे, तेरा पूरा उस पर ध्यान होना चाहिए और देखना इस यज्ञ से बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा, तो अगर ऐसे करती रहेगी तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सब लोग देखते हैं कि उस पूजा में जो होते हैं मन लगाते हैं, जहाँ पे नूतन बस प्रार्थना करती है शिव शंभु झनक को बस ठीक कर दो, झनक के अलावा मेरा है ही कौन। झनक जो होती है यहाँ पे अपनी सांसें भर रही होती है। पराशर बोलता है पता नहीं इसको क्या हुआ, बेटिया देखो आंखें खोलो, देखो हम आए हैं। लेकिन यहाँ पे झनक को जरा भी खबर नहीं थी। तभी यहाँ पे पराशर नूतन को आवाज़ देता है, नूतन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नूतन को लगता है पता नहीं अभी क्या हो गया रहेगा मेरी झनक के साथ। नूतन तुरंत दौड़ के जाती है पराशर के पास और पराशर बताता है कि ये देखो इसको क्या हो रहा है, इसकी हालत तो ख़राब होती दिखाई दे रही, सांसें ऊपर नीचे हो रही है, अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रही। नूतन बोलती है हमारे पास समय नहीं, पराशर हमें लेके चलना पड़ेगा हॉस्पिटल। पूजा और आरती सब अपनी जगह, लेकिन अगर हम लेके नहीं गए सही समय पे तो मैं अपनी झनक को खो दूँगी, मेरी झनक को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊँ। पराशर बोलता है बस करो नूतन, तुम अपने मुँह से ऐसे शब्द मत बोलो, ठीक है। सिर्फ वो तुम्हारी बिटिया नहीं हमारी भी बिटिया है, माना कि हमने जन्म नहीं दिया, खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारा जो दिल का रिश्ता सबसे बड़ा है। हम अपनी बिटिया को कुछ भी नहीं होने देंगे, हम बता रहे हैं तुमको। हम करते हैं व्यवस्था, उसके बाद हम लोग चलते हैं। प्रकाश तुम जल्दी से किसी गाड़ी का व्यवस्था करो, हमें तुरंत से तुरंत लेके चलना पड़ेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पापा भी बोलते हैं कि अदिति देखो तुम्हारा जो भी फैसला होगा हम उसके साथ हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि तुम ऋषि से शादी कर लो, तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा हम उसमें पूरी तरह से तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हें साथ देंगे, लेकिन हमारा ये है कि तुम ऋषि को गलत भी मत समझो, वो तुम्हारा साथ दे रहा है बेटा, तुमसे प्यार करता है और हम लोग भी तुमसे कम प्यार नहीं करते हैं, लाइक कोई सच नहीं छिपा है। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है कि क्या तुम इसलिए लेके आए हो, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था ऋषि कि मैं अभी शादी के ख्याल से भी डरती हूँ, शादी जैसे शब्द से भी मुझे डर लगने लगा है। और अभी इस घटना को हुए कितने दिन हुए, तो तुम फिर से शादी एक बार जब मैं एकदम नॉर्मल हो जाऊँगी ना तो मैं खुद आप लोगों से बात करूँगी इस बारे में। बट अभी के लिए आप लोग मेरे घर वालों को तकलीफ़ मत दीजिए और ना ही उनसे इस बारे में बात कीजिए, क्योंकि मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए। तभी यहाँ पे उसकी बड़ो माँ बोलती है क्या कह रही हो अदिति, माना कि ऋषि से गलती हुई है लेकिन वो तुमसे प्यार भी बहुत करता है। अदिति बोलती है कि आपको तो पता होगा ना एक लड़की के लिए उसकी शादी का दिन कितना बड़ा होता है, और उसकी शादी के दिन ही अगर ये सब तमाशा हो जाए तो उसको कितना बड़ा सदमा लगता है, क्या वो निकल पाएगी, आप लोग बस वो सोचिए। नहीं ना, तो फिर मैं कैसे, क्योंकि ऋषि बोल दिया, ऋषि चाहता है, ऐसे नहीं होता है, जब तक मैं नहीं बोलूँ मैं शादी करूँगी कि नहीं करूँगी क्या वो मैं सब बता दूँगी, बट फ़िलहाल अभी के लिए आप लोग मेरे घर पे जाके किसी से कुछ भी बात मत कीजिए। तभी यहाँ पे ऋषि समझाता है आदित्य, बट ठीक है तुम्हें जो ठीक लगे करो। तभी हम देखते हैं उसके छोटे काका यानी वहाँ पे सुरजीत आते हैं और वो बोलते हैं हाय आदित्य कैसी हो, बोलती है हाँ काकू मैं ठीक हूँ। सुरजीत बोलते हैं और कॉलेज कब से जा रही हो, बोलती है बस कल से ही जा रही हूँ। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है काकू आपको हमें काउंसलर का नंबर देने वाले थे ना अदिति के ट्रीटमेंट के लिए, थेरेपिस्ट का, मुझे एक्चुअली वो नंबर चाहिए, क्या वो नंबर दे सकते हैं। तभी यहाँ पे अदिति मना कर देती है ऋषि क्यों, मैं अपना मैनेज कर लूँगी, तो तुम बार बार इसके पीछे क्यों पड़े हुए हो, मुझे तो नहीं समझ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि झनक जो होती है वो बार बार मुखिया जी चिल्ला रही होती है। नूतन बोलती पता नहीं इसको क्या हो गया है, ना ही बोल रही है ना ही सांसें ले पा रही है अच्छे से, इसका ऑक्सीजन लेवल भी डाउन हो रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है कि बस करो नूतन, तुम रोना गाना बंद करो, हमें जो करना है जल्द से जल्द करना पड़ेगा और इसके ज़्यादा हमारे पास समय भी नहीं है इसके अलावा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वह बोलता है बीर और दामू को तुम लोग अभी तक खड़े हो, जब तुम लोग को हम पैसा दे दिए हैं निकलो शहर के लिए, तो तुम लोग खड़े हो के मुँह क्या देख रहे हो, तुम लोग जितना जल्दी जाओगे उतना बढ़िया रहेगा, आखिर शहरी बाबू को इन्फॉर्म करना हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। अभी यहाँ पे ऋषि बोलता है अदिति मैंने कह दिया मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा दैट्स इट, और अगर मैं चाहूँगा तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, और चाचा के रेफरेंस से अगर मिलेगा तो कोई डॉक्टर वो अच्छा एक्सपीरियंस वाला ही डॉक्टर हमें सजेस्ट करेंगे। तभी अदिति बोलती है देखो ऋषि मुझे अभी तुम्हारे हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं, और रही बात रेफरेंस तो मुझे उसके, मैं पहले डॉक्टर से मिल लूँ, खुद को पहले मैं स्टेबल कर लूँ, मैं पहले खुद तो जान लूँ डॉक्टर क्या बात करने चाहते हैं, मैं उनसे क्या बात करने चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं आपको कुछ भी बताऊँगी। और ऋषि प्लीज़ डोंट वरी, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, मुझे इतना तो इंडिपेंडेंट बनाया गया है कि मैं अपने काम कर लूँ, मैं जब भी बोल रही हूँ तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, तो तुम प्लीज़ बार बार मुझसे इज्जत मत करो।
तभी काका भी जो थे वो चुप हो जाते, बोलते देखो अदिति तुम एक मॉडर्न लड़की हो, काफ़ी पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट, तुम अपना डिसीजन खुद से ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम बोल रहे इसलिए ऋषि से शादी करनी है नहीं करनी, क्या करना है वो सब डिसीजन तुम्हारा होगा। हमारी साइड से तुम्हें फुल सपोर्ट मिलेगा कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। बट एक तरफा होने के लिए जैसे ऋषि की बात भी सुन लेना। तभी यहाँ पे अदिति बोलती ओके काकू मैं सोचूंगी, बट फ़िलहाल के लिए अभी मुझे कुछ भी सोचने और समझने की फुर्सत भी नहीं है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है बट अदिति मैं तुम्हारे साथ चल तो सकता हूँ ना। अदिति को गुस्सा आ जाता है और बोलती ऋषि मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊँ, जब भी मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ तो मतलब नहीं जाना है, मैं अपना देख लूँगी। तब यहाँ पे पराशर बोलता है हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, दिमाग फिर गया है, इसका बुखार इतना ज़्यादा चढ़ गया, एक तो वीर दामू भी तक नहीं गए, ये लोग देखो खड़े होकर मुँह देख रहे, जाओ बकैती मत करो। तब यहाँ पे नूतन बोलती पता नहीं क्या हो गया मेरी बिटिया को, इतने दिनों के बाद लौटी और लौटते ही उसको इतना बुखार हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है, ये भगवान प्लीज़ इसकी रक्षा करो। तभी देखते हैं अचानक से झनक जो होती है वो बेहोश और सदमे में चले आती है और उसका जो बुखार लेवल वो बहुत ही हाई होता है और वो उसकी आवाज़ आना बंद हो जाती है और सांस भी मानो अटक सी जाती है। देख के नूतन काफ़ी सदमे में चली जाती है। नूतन को लगता है कि आखिर क्या हो गया झनक के साथ। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे जेठू जो होते हैं वो मिलने आते हैं पराशर और नूतन से, उसकी बेटी से, जहाँ पे लोग खुश होते हैं। लेकिन पराशर के दिमाग में ऋषि के लिए काफ़ी गुस्सा रहता है और वो झाड़ते हैं। दूसरी तरफ अर्शी जो होती है वो अनिरुद्ध को झाड़ती है कि बोलती है कि क्या तुम्हें ये लड़की देख के तुम्हें अपनी लाइफ की कोई लड़की नहीं याद रही झनक जिसने हमारी लाइफ स्पॉइल करके रख दी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जेठू झनक से मिलते हैं और झनक को अपने साथ गाँव भी ले जाते हैं। आगे एपिसोड पे बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स।